एयरलिफ्ट बेसिकली एक इंडिया की फिल्म बन चुकी है इंडिया में, जो अक्षय कुमार जिसमें थे, और वो एयरलिफ्ट के नाम पे थी कि कुवैत में जब जंग हुई थी तो वहाँ पे जो इंडियंस फंस गए थे उनको निकालने के लिए जो इन्होंने रेस्क्यू किया था, उस मिशन का नाम इन्होंने रखा था एयरलिफ्ट। तो ये एयरलिफ्ट वो वाला नहीं है, ये एयरलिफ्ट और है जो पाकिस्तान में एक स्टार्टअप बना था। तो स्टार्ट करते हैं, इंडिया में इस वक्त तकरीबन 11 यूनिकॉर्न्स है। अब यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? यूनिकॉर्न्स जो है ना बिजनेस टर्मिनोलॉजी में उन कंपनीज को डिस्क्राइब करते हैं जिनकी जो है ना वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा हो। अब डेकाकॉर्न भी होते हैं जो 10 बिलियन से ऊपर जिनकी जो है ना वैल्यूएशन हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में टोटल यूनिकॉर्न्स की तादाद कितनी है आप गेस कर सकते हैं? जरा रुके मैं बताता हूँ। इसका जवाब है 0। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो है ना पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी भी थी जो यूनिकॉर्न बनने के रास्ते पे थी। इस कंपनी ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेज की थी, और किसी मतलब सक्सेस को देखते हुए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने इनकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी स्टार्टअप की। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टार्टअप अब कहाँ है? तो इसका जवाब है आज ये स्टार्टअप बंद हो चुका है। मैं हूँ शान हैदर। तो कहानी शुरू होती है, एक बंदे पढ़ने के लिए जाता है यूएस में जिसका नाम है उस्मान गुल। उस्मान ने यूएस में अपनी स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद उसने एक स्टार्टअप जिसका नाम था डोरडैश में भी एज इंटर्नशिप काम किया। ये एक डोरडैश एक कैलिफोर्निया बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें उन्होंने 2019 तक काम किया। उसके बाद किसी वजह से इनको कोई भी फैमिली रीजन की वजह से वापस आना पड़ा। तो लाहौर में ये एक दिन सफर कर रहे थे, तो सफर करते हुए इन्होंने नोट किया कि ट्रैफिक का इशू है। अगर लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी में सफर करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एक्सपेंसिव कैब। तो उस्मान एक एंटरप्रेन्योर था, उसके दिमाग में आइडिया आया एंटरप्रेन्योर की तरह। उसने बस ऑपरेटर से कहा कि वो अपनी जो बसेस है उनको लाइव ट्रैकिंग उनकी शुरू कर दे और जो उनकी सीट्स है वो ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दे। तो इससे जो है ना मतलब ट्रैफिक कम होगा और कस्टमर का टाइम भी बचेगा। तो इस पॉइंट पर एयरलिफ्ट नाम से एक कंपनी वजूद में आती है, तो उस्मान गुल ने शुरू की एक नया स्टार्टअप। तो शुरुआत में इनके पास सिर्फ $50,000 थे उस्मान गुल के पास, जो उन्होंने इन्वेस्ट किए। लेकिन उनका आइडिया इतना शानदार जबरदस्त था कि उनकी जो है ना मतलब वो तरक्की करने लगा उनका स्टार्टअप। लाहौर से ये शुरू किया गया। सिर्फ 5 जो है ना महीने में 50,000 जो है ना इनके कस्टमर हो गए और तकरीबन $2 मिलियन की जो है ना सीड फंडिंग इन्हें जो है ना मिली, ठीक है। तो जब इनको $2 मिलियन की सीड फंडिंग मिली तो उसके बाद इन्होंने दोबारा अपना इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो स्टार्टअप का माहौल मतलब तैयार हो रहा था। लेकिन फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है हर कहानी की तरह। जब कोई कहानी कामयाब होती है या फेल होती है तो आता है कोविड। तो कोरोना वायरस की वजह से आने की वजह से लॉकडाउन लग गया और बसेस जो थी उनकी भी सर्विसेज बंद हो गई। लेकिन एयरलिफ्ट को जो है ना समझ आया कि कोरोना के टाइम के ऊपर मतलब उनका जो स्टार्टअप है वो नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने जो है ना गाड़ियों में जो है ना मतलब जो लोग घरों में बंद थे उनको उनके घरों में गाड़ियों के जरिए ग्रोसरी डिलीवरी शुरू कर दी और जिसका उन्होंने नाम रखा एयरलिफ्ट एक्सप्रेस। तो ये नाम दिया गया उस नए वेंचर को। तो बिजनेस तेज चल रहा था और 2021 में तकरीबन $85 मिलियन की इन्होंने फंडिंग भी रेज की। अच्छा, तो 2021 में एयरलिफ्ट का टोटल जो उन्होंने रेवेन्यू कमाया था वो $33 मिलियन था, लेकिन सिर्फ $8 लाख यानी 1 मिलियन के अराउंड ही इनका नेट प्रॉफिट था, जो सिर्फ 2.5% था। लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपेंशन, फंडिंग की कमी और लॉकडाउन खत्म होने पर जो है ना लोगों की अपनी ग्रोसरी परचेज करने की जो आदत थी वो अपने वापस शुरू हो गई, इन्होंने वापस शुरू कर दी। तो एयरलिफ्ट को यहाँ पर लॉस होना शुरू हो गया। तो इस फेलियर की वजह से पाकिस्तान की जो स्टार्टअप है वो इकोसिस्टम में जो है ना मतलब इतनी ज्यादा कमियां हैं कि जो मतलब उन्हें सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे। इकोसिस्टम ही नहीं है हमारे पास। तो इकोसिस्टम बेसिकली उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक साथ काम करते हैं स्टार्टअप की ग्रोथ को, मतलब स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो है ना ये स्टार्टअप को रिसोर्स करता है और मेंटोरशिप करता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देता है और इसके अलावा जो है ना रेगुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो उनकी मतलब डेवलपमेंट और एक्सपेंशन में हेल्प करता है, और जो हमारे पास नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो है ना हम यहाँ पर यूनिकॉर्न खड़े करेंगे? तो अगर एक था भी सही तो वो इन सब चीज़ों की वजह से फेल हो गया। अब यहाँ पे बता दूँ आपको फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आता पाकिस्तान में। अब मिसाल के तौर पे आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब डॉलर 150 का था और फॉरेन इन्वेस्टर अपना मिसाल के तौर पे $1 मिलियन लेके आया पाकिस्तान की मार्केट में, जब वो $1 मिलियन लेके आता है तो अब 1.5 साल के बाद वही डॉलर 300 का हो गया। अब मिसाल के तौर पे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली इमीडिएटली वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, उसको फायदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। उसको टाइम लगता है जो है ना मैच्योर होने में उसके प्रॉफिट को, तो फिर जाके पैसा नहीं वापस निकलता है 2 साल 3 साल, या डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका। तो अब मान लें कि जो है ना 1 साल में ही उसने प्रॉफिट कमा लिया, 5, 10, 15, 20% ही होता है प्रॉफिट, 25%। अच्छा चलो उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब वो जो प्रॉफिट उसने कमाया, अब वो $1 मिलियन अगर आपने वापस लेके जाना चाहता है तो पहली बात ये कि हालांकि उसने प्रॉफिट कमा लिया लेकिन उसका जो $1 मिलियन है अब अगर वापस उसको वो एक्सचेंज करेगा वापस जो है ना पाक रुपीज में इन्वेस्ट किया ना, ट्रेड तो पाकिस्तान में पाक रुपीज में हो रहा है, जब उसने वापस उसको एक्सचेंज
एक्सचेंज किया और वापस लेके जाने लगा, तो वो जो $1 मिलियन है उसका, वो प्रॉफिट होने के बावजूद भी वो उसका रहेगा 500,000, क्योंकि रेट इतना डबल हो गया, 150 से 300 पे जंप कर गया, ऊपर से जो है ना कन्वर्जन चार्जेस और ये और सारा कुछ मिला हम लोग के, वो प्रॉफिट कमाने के बाद भी लॉस में रहेगा। तो इन्वेस्टर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है अपने पैसे को लेके, वो सिक्योर इन्वायरमेंट, हर चीज़ मतलब सिक्योर गारंटी के साथ चाहता है, या मिनिमल जो है ना वो रिस्क लेता है। तो जितना जितना ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर होगा उतनी ही उसकी रिस्क की जो है ना एपिटाइट वो कम होता जाता है, यानी कैलकुलेटेड रिस्क होता है, हमें रिस्क लग रहा होता है, लेकिन बेसिकली उनकी इतनी रिसर्च होती है, स्टडी होती है कि वो मिनिमल रिस्क होता है। तो कौन करेगा ऐसा, जिसको 1 मिलियन लगाने के बाद वापसी पे कमाने के बाद भी 5 लाख मिले, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो ये है कुछ इसका हिसाब कि हम क्यों नहीं यूनिकॉर्न्स बना रहे, और ये इतना अच्छा जो था स्टार्टअप वो क्यों फेल हुआ, सिर्फ इकोसिस्टम ना होने की वजह से। और जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, यूएस है, चाइना है, या इंडिया अगर इमर्ज कर रहा है, तो उसकी यही वजह है कि उन लोगों ने एक इकोसिस्टम बना रखा है, उस इकोसिस्टम की वजह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं। फंडिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फंडिंग होती है, इसके राउंड्स होते हैं, सीड फंड होता है पहले जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। सीड फंड जो है ना कहते हैं किसी मतलब सीड का मतलब आप समझते हैं कि किसी पौधे को लगाने के लिए जो है ना जो इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बाज़ दफ़ा ये लोगों को मिलती है वेंचर कैपिटलिस्ट से, या जो है ना नहीं मिलती बाज़ दफ़ा। तो इसके लिए कुछ कंपनीज के पास या तो अपना पैसा होता है, कुछ फाउंडर्स के पास, या जो है ना वो अपने दोस्तों से, रिलेटिव से लेते हैं, जो उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा आपसे नंबर पूछता है, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए, आपके नंबर्स क्या, आपकी सेल्स क्या, आपके मार्जिन क्या हैं, कितना आप बर्न कर रहे हैं, जो है ना आप कितना आपका मतलब पोटेंशियल आगे वो होगा। तो जो अगले राउंड्स होते हैं ए बी, तो जो है ना उसमें आपको फिर अगर आपके पास नंबर अच्छे हैं और आप ओवर कमिट नहीं कर रहे, आप मतलब जो कुछ आप कमा रहे हैं उससे भी थोड़ा कम बता रहे हैं, आपकी जो प्रोजेक्शन है वो भी थोड़ा, मतलब देखिए कोई बेवकूफ़ तो आप किसी को नहीं बना सकते, खासतौर पे पैसे वाले लोगों को। तो आप उन्हें अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, आप उन्हें कहें कि जी हम 90 लाख कमा रहे हैं और हमारी जो प्रोजेक्शन है अगले साल की 2 करोड़ की अगर है, तो आप उन्हें कहते हैं कि हम 81 कमाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले। लेकिन अगर आप उसे झूठ बोलेंगे कि मैं 1 करोड़ की, हालांकि वो आपके सारा कुछ चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उन्हें झूठ बोलेंगे तो वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे आपको किसी ना किसी सेल्स की वजह से, किसी ना किसी पॉइंट पे। तो ये था आज की स्टोरी का हमारा अहवाल एयरलिफ्ट का। आज के लिए इतना ही, निकलता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।